नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आज क्लास 11th का हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ, बहुत ही शानदार और सरल, बहुत ही सरल पेपर आया। जिसमें अपन कह सकते हैं व्याकरण को तो बहुत ही सरल तरीके से पेश किया गया था इस पेपर के अंदर। जिसने ध्यान लगाकर पढ़ा और वो उन्होंने अपने जो पाठ्यक्रम के क्वेश्चन थे उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा आंसरों को, तो फिर बहुत ही शानदार तरीके से आज पेपर आया था। बहुत ही सरल पेपर आया था और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत ही अच्छा पेपर दिया होगा। आपके बहुत अच्छे नंबर आ रखे होंगे और आने वाले क्वेश्चनों के जो उत्तर है, जो अभी मैंने आपके जो जितने भी डाउट है उन डाउटों को भी मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। बहुत ही सटीक तरीके से आंसर की आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। आप मेरे साथ में जुड़े रहें। लगभग 10-15 मिनटों का अपना जो पेपर सॉल्यूशन चलेगा, उस पेपर सॉल्यूशन में आप मेरे साथ में बने रहें। आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट है या कोई गलत हो रहा है तो आपने किस प्रकार से लिखा है और आपके मैंने जो आंसर दिया है उससे आपके कितना भिन्न है, वो भी आप बताते चलें। और मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको ना बहुत ही सटीक तरीके से आंसर बता रहा हूँ। जो भी इसमें गद्यांश है, सॉरी, गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश पद्यांश को भी बहुत ही सरल तरीके से मैंने आंसर दिए हैं। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और मेरे साथ में जितने भी ये अपना पहला गद्यांश था, जो पहला क्वेश्चन था, उस पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इसको पूर्ण रूप से पढ़ करके जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों को क्या करना था, उसमें से खोजना था। अपना पहला एक क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में किस पर अधिक बल दिया गया था। यानी प्राचीन समय में ये पड़ा भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में एकांत साधना, जो एकांत की जो साधना थी उस पर बल दिया गया था। ये अपना पहला क्वेश्चन है, पहले का उत्तर है। दूसरा है हमारे यहाँ पर सामाजिक की अपेक्षा किसके अधिक महत्व दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ पे सामाजिकता के अपेक्षा सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है, वो है पारिवारिकता पे। पारिवारिकता पे दिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है पारिवारिकता के साथ 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 क्या बढ़ाना श्रेयस्क है। यानी सामाजिकता क्या है, सामाजिकता। यानी मैंने बहुत ही सटीक तरीके से उत्तर आपके सामने पेश किए हैं। आप अपने उत्तर आपने क्या लिखे हैं, अपने उत्तर अपने पेपर के साथ में मिलान कर लें। और जो मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए और अभी बहुत ही सटीक तरीके से आंसर प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तीसरा क्वेश्चन है व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कब समाप्त हो जाता है। व्यक्ति अपने जो अपन कहते हैं पारिवारिकता के अंदर जो एक संयुक्त परिवार होता है, उस संयुक्त परिवार से जुड़ा रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, सॉरी, उत्तर दिया गया था पारिवारिकता के साथ में समाज जुड़ा रहता है, उसी के साथ उसकी वजह से उसकी जो स्वतंत्रता है वो खो देता है। उस स्वतंत्रता खोने की वजह से क्या हो जाता है, वो उसका व्यक्तित्व है वो खो देता है। अगला क्वेश्चन है भाषा और पोषाक में अपने तो खोने का क्या आशय है। यानी जो भाषा है और वो जो अपना अपना तो पोषाक है उसका अंदर अपना तो खोने के क्या आशय है उसके अंदर। तो इसका उत्तर था, लिखना था आपको जातीय और सांस्कृतिक पहचान। जातीय या सांस्कृतिक जो पहचान है वो अपनी खो देता है उसकी वजह से। अगला है प्रार्थना सभा में धर्म में एकत्व की भावना कैसे विकसित होती है। यानी अपन जो प्रार्थना करते हैं उसके अंदर एकता रहती है, सहभाव रहते हैं, सामूहिक चेतना रहती है और विकास होता है उसके अंदर। अगला है ग्रहण शब्द का विपरीतार्थ। यानी कि ग्रहण का विलोम क्या होता है, त्याग होता है। भाई अपन कोई चीज ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का जो विपरीत क्या होता है, त्याग करना, यानी उसको छोड़ना। अगला है इस उपरोक्त गद्यांश का अपन को एक शीर्षक देना था। शीर्षक इसका एक ही शीर्षक होता है भारतीय संस्कृति का स्वरूप। क्या था, यानी भारतीय संस्कृति का स्वरूप। और एक गद्यांश, सॉरी, इसका अपन एक और शीर्षक भी बना सकते हैं। यानी उसके अंदर आपको लिखना था भारतीय संस्कृति में पारिवारिकता और सामाजिकता। यानी इसके दो शीर्षक बनते हैं। एक है भारतीय संस्कृति का स्वरूप, दूसरा है भारतीय संस्कृति में पारिवारिकता और सामाजिकता। इसके दो शीर्षक है। आप कौन से लिखे, आपने भारतीय संस्कृति लिखा है तो भी सही है,
अगर आपने भारतीय संस्कृति भी इसका शीर्षक लिखा है वो भी सही है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक पहले का गद्यांश था, दूसरे में एक पद्यांश है। उस पद्यांश को पढ़ करके उस पद्यांश में से आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। यानी प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक देना है। क्या देना है, इसको भी पढ़ करके आपको क्या देना है, एक उचित शीर्षक देना है। शीर्षक का मतलब होता है आपको एक नाम देना है जिसके, यानी कि ये टॉपिक किसके बारे में बताया गया है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर किसके बारे में व्याख्या की गई है, इस टॉपिक के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई है, वो सारी की सारी बात लिखेंगे। यानी इसका गद्यांश, सॉरी इसका शीर्षक तो अपन उसी शीर्षक क्या देते हैं, पर्वत सौंदर्य, यानी पर्वत का सौंदर्य है उसकी बात की गई है। दूसरा है पर्वतीय प्राकृतिक, पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है। यानी इसके भी दो शीर्षक बनते हैं। पर्वत का आकार कैसा था, पर्वत का आकार मेखलाकार था। ये सारे के सारे उस पद्यांश के अंदर दिए गए हैं ना, मैंने छांट करके लिखा है। पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा था, पर्वत अपने नेत्रों से क्या देख रहा था, अनेक दृश्य देख रहा था, जिसमें दिखा गया है जल से अपने ही महाकार, यानी उसका जो बहुत बड़ा जो रूप था, महाकार रूप वो देख रहा था। बहुत बड़ा जो विशाल रूप था वो अपने नेत्रों से ऊपर से देख रहा था। पर्वत के चरणों में क्या पल रहा था, पर्वत के चरणों में क्या था, झीलें थी। पर्वत के चरणों में क्या थी, झीलें थी। पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का यानी पावस, सॉरी क्या था, पावस, पावस अपन कहते हैं जिसको बरसात ऋतु, वैसे तो लिख देते हो बरसात। अपन के एक शब्द आया था यहाँ पे पावस, पावस शब्द का ये अर्थ क्या है, बरसात है। मोती की लड़ियों में लड़ियों से सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मोती से सुंदर लड़ियां हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुई है, झरनों के लिए। जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों से भी क्या है, बहुत ही सुंदर है। अगला है दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें कौन सा अलंकार है, यानी कि दर्पण सा विशाल फैला हुआ है, यानी कि क्या की गई है, उपमे की क्या की गई, उपमा से तुलना की गई। यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। यानी कि दर्पण की तुलना की, सॉरी उस पर्वत की तुलना की गई है बहुत बड़े दर्पण सा विशाल जो रूप है उसके बारे में। पर्वत का गोरे में गान कौन कर रहा है, झरने कर रहे हैं। झरने ऊपर से गिरते हैं ना, वो जो आवाज आती है वो क्या कर रहे हैं, गौरव जो यशगान है वो कर रहे हैं। दो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए। आपके कोई डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही सटीक तरीके से जो आंसर है वो आपके सामने पेश किए जाएंगे और भी पेपरों के। अगला है जन संचार के कार्य बताइए। मैंने ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों को बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से और सॉरी बहुत ही कम शब्दों में जो प्रयुक्त होने वाले वो सारे के सारे आंसर बताए थे। यानी जन संसार किसे कहते हैं, यानी संसार क्या है, दो व्यक्तियों के आपस में जो वार्तालाप होती है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, उस शेयर को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। वो क्या होता है संसार, एक तो जन संसार का कार्य क्या रहता है, नंबर एक तो अपन देख सकते हैं लोगों को शिक्षित करना। नंबर दो लिखना सूचना प्रदान करना। नंबर तीन मनोरंजन करना। और भी खूब है इसके, मैंने लिख रखे हैं आगे, इसकी पीडीएफ मैंने संकलित की है, इसके साथ में जोड़ा है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अगला है ऑडियो और वीडियो संसाधनों के। ऑडियो, ऑडियो में क्या होता है, अपन को सुनने के लिए मिलता है, और जो वीडियो है, वीडियो के अपन को देखने और सुनने के दोनों के मिलते हैं। जिसमें ऑडियो में अपन MP3 यूज करते हैं ना सॉन्ग सुनने के लिए, MP3 है, रेडियो है, टेलीफोन है। ये सारे के सारे क्या है, ऑडियो के उदाहरण है। वीडियो में अपन टेलीविजन लिख सकते हैं, टीवी लिख सकते हैं, वीडियो कॉल लिख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिख सकते हैं। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, ये वीडियोज के उदाहरण है।
यानी ऑडियो और वीडियो। ऑडियो के अंदर अपन को जिसमें सुनने के जो साधन यानी जो अपन को सुनाई दे रहे, और वीडियो के अंदर अपन को सुनाई और दिखाई दोनों भी दे, वो सारे के सारे उदाहरण आपको लिखने थे, आपने लिखे होंगे बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके सामने उत्तर पेश किए। आज पेपर बहुत ही आसान आया था, अपन ज्यादा इसको कठिन नहीं कह सकते। जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा है वो तो जिसके लिए उसके लिए तो ये बहुत ही ये तो आपको एक निबंध लिखना था, जिसमें जो मैंने मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैंने उन लड़कों को 10 निबंध बताए थे, 10 में से ये 4 थे, 4 तो हूब के हूब आ रखे हैं। ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट है, ये सारे के एप्लीकेशन है जो बायोडाटा यानी स्वयं का एक बायोडाटा बनाना था, अपनी जो क्या डिग्री वगैरह होती है उसके बारे में वो सारी लिखनी थी। एक शैक्षणिक भ्रमण पर एक प्रतिवेदन तैयार करना था, ये भी तैयार कर रखा है मैंने, लास्ट पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये है जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार करनी। विज्ञप्ति का मतलब होता है कि भाई जिसमें आपको समस्त लेखकों कलाकारों उद्घाटन के वृद्धि की घोषणा की गई है, यानी उसको एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। जके आप मारवाड़ी भाषा में कहा करो कि जके लेखक है, कलाकार है, उद्घोषकों है, बंग हैंगो की परिश्रम की जो वृद्धि की जो घोषणा है, जो घोषणा किंग किंग नो है वगैरह वे हैंगी अपन तैयार करना है। अगला है नमा क्वेश्चन, हिंदी में आचार्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? हिंदी में आचार्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9 है। यहाँ पे हिंसक जानवरों के दर्शन अपराध विकृति चेष्टा द्वारा जो उत्पन्न होता है, भाई आप जो का हिंसक जानवर हुए, आप जैसे कह दो कि आप पागल कुत्तो हुए, पागल कुत्ते ने देखना अपने मन के मौके होया करे, भय होया करे, यानी अपन डर आवे कौन नहीं, भयानक, भाई या अपन जिसको भयानक कह जाते हैं, यानी कि व्याकुलता को क्या कहते हैं, भय या भयानक। रस से किसकी प्राप्ति होती है? अगला क्वेश्चन है, रस से अपन को किसकी प्राप्ति होती है? रस से अपन को आनंद की प्राप्ति होती है। यानी रस को अपन ने बहुत ही ऐसे तरीके से पढ़ा था कि यानी कि रस का आनंद प्राप्त कराना वो होता है। उत्साह स्थायी भाव में मन की स्थिति क्या होती है? इसमें वीरता का है, उत्साह यानी वीरता के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे वीरता शब्द नहीं है, यहाँ पे उल्लासपूर्ण है, इसलिए अपन उल्लासपूर्ण करते हैं। अगर यहाँ पे वीरता शब्द आता ना तो वीरता शब्द भी सही था। आचार्य ने काव्य के कितने भेद बताए? आचार्य ने काव्य के कितने भेद बताए? 2 भेद बताए। अगला है गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं, यगन तगन रगन भगन जगन, इस प्रकार से थे, लेकिन कहीं कहीं पे भी 10 पे भी लिखा आ रहा है, लेकिन 10 यहाँ पे 8 सही बिल्कुल है, 8 है, 8 किसी ने किए तो 8 बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पे भी 10 भी लिखा आ रहा है, लेकिन गणों की संख्या है वो 8 ही है। अगला है अलंकारों के मुख्य प्रकारों को साधारण सही समझाना है। अलंकार के 3 प्रकार है, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर अलंकार 2 प्रकार से ही है, माने तो 3 गए हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार, तीसरा है उभयालंकार। यानी ये 3 माने गए हैं, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये 2 ही हैं, अर्था और शब्दालंकार। और इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसलिए आपको क्या करना था, इस अलंकार के जो प्रमुख सॉरी रूप है अर्था और शब्दा, ये तो लिखने ही लिखने, इनकी परिभाषा प्लस अर्था के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं, शब्दा के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं, वो भी आपको लिखने थे। अगला क्वेश्चन है अपना, ये सारे के सारे मैंने पीडीएफ के अंदर दे रखी है, लास्ट में बता दूंगा आपको कौन कौन से। ये है अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के अंदर अपन कह सकते हैं, इसकी परिभाषा ये है कि कोई शब्द किसी काव्य या किसी वाक्य किसी काव्य या किसी पद्यांश के अंदर या किसी पंक्ति के अंदर कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रसंग या घटना के आधार पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यानी प्रसंग या घटना के आधार पर उसका जो अर्थ है वो अलग होगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे उसका एक उदाहरण है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती माना सुन। यानी यहाँ पे पानी शब्द है वो 2-3 बार आ रखा है, इसलिए यहाँ पे 2-3 बार शब्द उसका, एक तो होता इज्जत, एक होता चमक, एक अपन जिसको जल जल ही कहते हैं या पानी कहते हैं, यानी इसके 3 अर्थ है। ये आपको बाद में लास्ट में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, उनको भी आप पढ़ लेना। अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक का एक पद्यांश आया है, तो उस पद्यांश को क्या करना है, पढ़ करके सप्रसंग उसकी व्याख्या करनी है। यानी ये पहला ही अपना
जो अंतरा किताब है, अंतरा किताब का एक पहला ही जो पार्ट है कबीरदास जी का, उस कबीरदास जी के पार्ट से लिया गया है। अरे इन दोनों राह न पाई, यानी ये हिंदू और मुस्लिम जो समाज था बड़ा, उन बड़े समाजों के अंदर जो रहा, यानी कि जो उन्होंने अपना जो रास्ता था धर्म के बारे में वो नहीं पाया, उसके बारे में वार्तालाप की गई थी। और दूसरा है, ये तो सूरदास जी से लिया गया था, मुरली गोकुल मन निभावती, ये कबीरदास जी का है, कबीरदास का है ये तो, सॉरी सूरदास का। आपको इसके प्रसंग के अंदर आपको ये बात लिखनी थी कि अ, सॉरी पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्लास 11th अंतरामुख के भाग पद्यांश के पाठ 1 से कबीरदास जी द्वारा रचित से लिया गया है, जिसमें हिंदू और जो मुस्लिम समाज, जो बड़े समाज है, उन समाजों की जो बारे में बताया गया है। इस प्रकार से प्रसंग लिखना था और उसके बाद लिखना थी व्याख्या। व्याख्या के अंदर इसका पूर्ण रूप से सरल जो भाव था वो आपको लिखना था। आपने क्या लिखा है वो भी बता दें। प्रसंग अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्रसंग के भी नंबर कटते हैं, यानी कि आपने सीधी व्याख्या कर दी है और प्रसंग नहीं लिखा तो फिर आपको नंबर कटेंगे। यानी ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का था, तो इसमें प्रसंग आता है 1.5 नंबर का। 1.5 नंबर आपने प्रसंग नहीं लिखा है, और आपको एक अंत में विशेष भी लिखना होता है। ये आपका साहित्य के अंदर एक विशेष भी लिखना होता है, यानी कि ये उसके अंदर कौन कौन से अलंकार है, कौन कौन सी भाषा है और कौन कौन सी शैली है, वो भी लिखना है। अगर वो भी नहीं लिखे तो फिर 1 नंबर उसका कट जाएगा आपने। यानी अपन को इस जो साहित्य है, साहित्य एक ऐसी भाषा है, साहित्य का एक ऐसा रूप है, अगर अपने उसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा है तो भी अपन के नंबर कटेंगे। आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही सटीक तरीके से मैंने उत्तर आपके सामने पेश किए हैं। अगला एक पद्यांश, गद्यांश था, सॉरी पद्यांश था, पद्यांश की व्याख्या होगी। अब एक गद्यांश है, गद्यांश की व्याख्या करनी है। यानी ये तो अपने ईदगाह पाठ से आ गया है, जिसका जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद जी है इसके लेखक। ये कौन 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 से पाठ से आया है, ये परसाई जी के पाठ से आया है शायद। ये तो ईद का प्रेमचंद जी के, यानी जिसमें ईद के बारे में बताया गया था, वो उस पाठ से आया। इसके अंदर भी व्याख्या लिखनी थी आपको। प्रसंग में ये लिखना था कि निम्न पद्यांश, सॉरी गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग क्लास 11th के अंतरा बुक के भाग फर्स्ट से लिया गया है, जिसमें पाठ का नाम है ईदगाह, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद से लिया गया है। जिसके अंदर एक जो लड़का है छोटा हमीद, उसके अपने दादी के लिए सिमटा वगैरह खरीदा, वो सारे के सारी जो बात थी वो लिखनी थी। अगला है अपने क्वेश्चन है, जो दो कवि के सॉरी लेखक दिए गए हैं, सुधा अरोड़ा और हरिशंकर परसाई। इन दोनों में से किसी एक पे अपन को क्या लिखना था, साहित्यिक परिचय लिखना था। वो भी मैंने बाद में संकलित कर दिया गया इसके पीडीएफ के साथ में। अगला है पर्सन, ईदगाह पाठ के लेखक कौन है। ईदगाह पाठ का अभी तो मैंने बताया, अपना जो ऊपर वाला गद्यांश दिया गया था, मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। अगला है हामिद में मेले में सिमटा कितने रुपए में खरीदा था, 3 पैसे के अंदर खरीदा था। भव्य पुरुष ने जहां अंधकार है वहां प्रकाश है, यानी जहां पर कष्ट वगैरह होते हैं वहीं पर मनुष्य क्या होता है, सक्सेस होता है। यहाँ पे अंधकार ही नहीं है तो फिर प्रकाश होगा कैसे, ये बात थी। ये मैंने उत्तर, उसका उत्तर बाद में दे रखा है, आप उसे मिलान कर लेना। ये 19वां का उत्तर लास्ट में दिया गया है। 20वां, कबीर के गुरु का नाम क्या था। स्वामी रामानंद। कौन थे, स्वामी रामानंद थे। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, 1478, रेणु या रेणुकता ऐसा कुछ लिखा आता है। कहीं कहीं पे ये सिंह ग्राम लिखा हुआ आता है। अभी ये वर्तमान में आगरा के पास में है, आगरा के पास वाला क्षेत्र है ना, उसको वहां पे हुआ था। जाग तुझको दूर जाना, यहाँ इस जो कविता थी, इस पाठ के लेखक थे महादेवी वर्मा। कौन थी, महादेवी वर्मा। संध्या के बाद पाठ के लेखक की मूल संवेदना, यानी कि जो शाम होती है, उस शाम के जो बाद का जो वर्णन किया गया था, जिसमें अपन ने देखा गया था कि भाई जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपनी दुकानों में किस प्रकार बैठे रहते हैं, लोगों के घरों में किस प्रकार जो उजाला होता है, वो अपने घरों से किस प्रकार शाम के टाइम जो भोजन बनता है उसके धुआं वगैरह निकलते हैं, वो दृश्य था उसके बारे में।
पांचवा क्वेश्चन है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? यानी क्योंकि अपन ने वो एक पार्ट पढ़ा था जिसमें कृष्ण जी और वो उसके जो साथी वगैरह खेल रहे थे, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया था कि जैसे ही उनको दाव मिला, अपन जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं डम्मा दणी, वो नहीं मिली थी, तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने वो नहीं दाव नहीं लिया था, फिर तो नंद बाबा जी को क्या किया, कृष्ण जी को नंद बाबा की जो दुआई थी उनके मित्रों ने, यानी कि वो अपन जिसको अपनी भाषा में कहते हैं कसम देना, उस कसम को देरा करके उनको वो दाव दिया था। अगला है, बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों में भर दो। ये अपने जो अंतरा किताब है लिखा हुआ है, अंतराल किताब से लिया गया है, जिसमें मुकबुल जो लड़का था, उसके पिता ने कहा था मुकबुल को। अगला है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल ये था नाना भाई नाना भाई भट्ट का। आई बात समझ में? मुकुल की पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक वो सिनेमा इंदौर से, सॉरी हाँ इंदौर, जिसने एक सिनेमा के आगे एक पोस्टर बनाया था, सिनेमा का पोस्टर बनाने की वजह से हुई थी। अगला जो टॉपिक, सॉरी प्रश्न था, उस प्रश्न के अंदर आपको लिखना था कि जो मुकबुल था, उस मुकबुल के जो दुकान पे छुट्टी के दिन दुकान पर बैठ करके क्या क्या काम करने थे। भाई उसके पिता ने कहा था कि तू पेंटिंग बनाएगा लेकिन स्कूल भी जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ तुझे जो घर का काम है, व्यापार का काम है, वो सारे के सारे क्या करना है, देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे मैंने एक बार बता रखे हैं, लेकिन अभी आपको मैं सीधा पीडीएफ पे ले चलता हूँ। हाँ, ये जो अपना पहला ही क्वेश्चन है, जो अपन ने गद्यांश दिया गया था, पहला गद्यांश, उस गद्यांश का जो पूर्ण रूप से ये सारे के सारे उत्तर है, मैंने वहां पे भी बताए थे, लेकिन अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इसको वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हो। मैं आपको एक धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ एकांत साधना। अ, यहाँ पे देखो, सामाजिकता के साथ साथ में पारिवारिकता शब्द था, यहाँ पे पारिवारिकता के साथ साथ में सामाजिकता शब्द था। यहाँ पे संयुक्त परिवार और जिसमें स्वतंत्रता है उसकी खो देता है। भाषा और पोशाक जो आशय था, अपनी मातृभाषा के साथ साथ वेशभूषा और ये भी सारी की सारी संस्कृति जाति जो खो देता है उसके बारे में। अगला है, प्रार्थना सभा में जो लोग साथ जाते हैं उसमें एकता है, सहभाव है, सामूहिकता या चेतना का जो विश्वास होता है, तथा धर्म की एकता की जो भावना मजबूत होती है उसके बारे में बताया गया है। यानी बहुत ही सटीक तरीके से मैंने उत्तर आपको खोज करके निकाल करके आपके सामने पेश किया है। अगर अभी भी आपने इस चैनल को जो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आपकी बहुत बड़ी भूल है और आपको आने वाले समय के अंदर आपको पछतावा होगा। मैं बहुत ही विश्वास के साथ में बोलता हूँ, क्योंकि अभी आपका 11th है, 12th के अंदर मैं आपके सामने इस प्रकार से वीडियोस पेश करूंगा जिसके अंदर आपको बहुत ही, अभी मेरे से ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैंने उनसे अभी इस प्रकार से पूछा कि पेपर कैसा था, तो आपने सर जो पढ़ाया था उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। तो फिर आने वाले जो समय है, उस समय के अंदर क्लास 12th के लिए अगले साल एक बहुत बड़ा कुछ कार्य करने जा रहे हैं। आप अगर अभी भी जुड़ जाओगे तो फिर आने वाले समय के लिए आपको बहुत ही सुहाना समय होगा। अगला ये क्वेश्चन था, पूर्ण रूप से आपने देख लिया होगा। ये रहा इसका जो शीर्षक था, भारतीय संस्कृति में पारिवारिकता और सामाजिकता, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, ये इसका आपको शीर्षक लिखना था। ये दूसरा क्वेश्चन था पद्यांश, उस पद्यांश का भी उत्तर थे, ये मैंने वहां पे भी बताए थे और यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हो। आपने क्या उत्तर लिखा है, यानी पावस शब्द आ रखा था, पावस का अर्थ क्या होता है, बरसात। आपको बरसात लिखना था या पावस लिखना था, आपने क्या लिखा उसका? बने रहे। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन था जनसंचार के, ये सारे के सारे मैंने बताया था, सूचनाओं का प्रसार करना, शिक्षा जागरूक करना, मनोरंजन उपलब्ध कराना, जनता की राय बनाना। अगला है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधारों में सॉरी उसका सहयोग करना। ये सारे के सारे मैंने वहां पे बताए थे। ये रहे ऑडियो और वीडियो के साधन, ऑडियो में रेडियो है, टेलीफोन है, ऑडियो टैप है, पॉडकास्ट है। वीडियो साधन में टीवी है जिसको अपन टेलीविजन कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो मोबाइल कॉल है, यूट्यूब है, फिल्म है, ये सारे के सारे क्या है, वीडियोज के साधन है। ये महिला सशक्तिकरण पर मैंने एक निबंध आपके सामने पेश किया है, इसको पढ़ लो। ये आ गया अपना कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र इस प्रकार से प्रेषक लिखनी थी, प्रसिद्धि लिखनी थी,
आपको यानी जो खालिस्तान दिए गए उसमें वहां पे आपको वो अपने जो पेपर में दिया गया वो नाम लिखने थे। ये विषय है कि ग्राम में फैली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सक दल भेजने के बाबत में, ये इस प्रकार से लिखनी थी। धन्यवाद बहुत दिया। दूसरा है अपने शैक्षणिक भ्रमण पर एक प्रतिवेदन तैयार करना था उसके बारे में। यानी अपन एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए किसी कहीं पे स्थान पे घूमने के लिए गए थे, वहां पे क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्थान थे, उन सारे किस प्रकार से देखा, वो सारे के सारे लिखने थे। अगली एक विज्ञप्ति तैयार करनी थी, ये रही उस कलाकारों की विज्ञप्ति। हाँ, ये सारे के सारे उत्तर जो अभी मैंने बताए थे। हिंदी में आचार्य के अनुसार रसों की संख्या 9 है। हिंसक जो जानवर होते हैं उनसे दर्शन या अपराध के कारण ये भय उत्पन्न होता है, यह भयानक कहलाता है। आनंद की विभुक्ति रस की जो किसकी प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उत्साह में स्थायी भाव कौन सा है, उल्लासपूर्ण, यहाँ पे वीरता होता तो फिर वीरता भी सही होता। आचार्य ने काव्य के कितने वेद, 3 माने। वास्य लक्ष्य प्रयोजन, गणों की संख्या कितनी, यहाँ पे 10 लिखा गया लेकिन यहाँ पे 8 है। कितने, 8 है। गणों की संख्या 8 है, जिसका सूत्र भी है ये माता राजमान सलगा। यानी उन्होंने वो जो सलगा दो लगा और जो ल और लगा जो था, लगन और गगन, लेकिन वो है नहीं, मान्यता नहीं है उसको अभी तक। ये जो अलंकार थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इसके जो कौन कौन से इसके अंदर अलंकार आते हैं वो भी दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना इसको। दे रहे उदाहरण भी दे रखे हैं इसके साथ साथ लोग। ये श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में एक ही शब्द या एक वाक्य में अनेक अर्थ निकले या फिर अर्थ ग्रहणीय हो, वहां पे श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है राधा मोहन, मोहन राधा दोनों एक उपादा, यानी प्रिय भी है, आकर्षक भी है, और मोहन के बारे में बताया गया है। ये जो कबीरदास जी वाला था, 12-13 क्वेश्चन जिसके अंदर अपन को सप्रसंग व्याख्या करनी थी उसके बारे में। एक गद्यांश है उस मुंशी प्रेमचंद वाला, ईदगाह पाठ वाला, उसके बारे में। ये हरिशंकर प्रसाद जी का जो एक साहित्यिक परिचय है, जिसके अंदर आपको साहित्यिक परिचय का मतलब ये होता है आपको एक उस लेखक का जन्म लिखना होता है और उनकी जो प्रमुख कृतियां वगैरह होती है वो लिखनी होती है, बाकी कुछ नहीं लिखना होता है। ईदगाह पाठ के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। 17 क्वेश्चन, 17 का हामिद ने एक मेले में जो सिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए, वो कितने में खरीदा था, 3 पैसे में खरीदा था। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, यथार्थ जहाँ समस्याएं कष्ट बुराइयां हैं वहीं समाधान है और सुधार के अवसर भी है। अंधकार के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का महत्व समझा जाता है। ये 19वां क्वेश्चन है, चौधरी गांव का प्रभावशाली 19वें का, चौधरी गांव का प्रभावशाली व्यक्ति था। ईद जैसे हर्षोल्लास के दिन भी यदि चौधरी का मन बिगड़ जाए तो वह क्रोध में आ जाए तो वह पूरे गांव का माहौल बदल सकता है। और उसकी नाराजगी या कठोरता में खूबियां वाला दिन भी दुख और भय के दिन मुहर्रम बन सकता है। अर्थात एक प्रभावशाली व्यक्ति के व्यवहार से पूरे समाज का वातावरण बदल जाता है। यानी उन्होंने जो समाज था, मुस्लिम समाज, उनके साथ में एकता किस प्रकार दिखाई, उनका जो हर्षोल्लास का जो मुहर्रम का जो समय दिन था उसके दिन, उसके बारे में बताया गया था। और 20वां क्वेश्चन था, बसंता जो गूंगा होता तो उसके बारे में, यानी कि किस पर संदेह विश्वास अविश्वास और उसकी अपेक्षा भरा हुआ था। वो उस गूंगे की अपेक्षा वो उससे कम करती, यानी गूंगे को वो ज्यादा परेशान करती, अभी उसको अपना बेटा होता तो फिर कम परेशान करती। अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या था, स्वामी रामानंद था, ये मैंने वहां पे बताया था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, 1778 ईस्वी में, रुनकता आगरा के समीप ब्रिज क्षेत्र में हुआ था, वो लिखा गया है। जहाज तुझको दूर, दूर जाना, यहाँ पे जो इंदिरा देवी लिखा गया लेकिन इंदिरा देवी नहीं है, यहाँ पे महादेवी वर्मा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, महादेवी वर्मा, मैंने वहां पे बताया था। संध्या काल का मूल संवेदना ये दे रखा है, इस पूरे पूरे पढ़ लो एक बार, ये अंतराल है। बेटे जाओ और जिंदगी के रंगों में रंग भर दो, ये मुकुल फिदा हुसैन के पिता ने कहा था मुकुल को। बोर्डिंग का स्कूल था वो के उसके संचालक कौन थे, नारायण भाई, या उनका नाम था अपने पाठ के अंदर नाना भाई भट्ट। मुकुल की पेंटिंग इंदौर से थी जिसमें सिनेमा का पोस्टर बनाया था, उसकी वजह से हुई थी। मुकुल को छुट्टी के दिन दुकान पे बैठ करके क्या काम करना था, वह घर के कार्यों में सहयोग करे, व्यापार के संबंधी व्यवहार सीखे, बेकार न घूमे और अनुशासन बना रहे।
अर्थात पिता उसे जिम्मेदार बनाना चाहता था। आपके पेपर कैसा लगा कमेंट कर देना एक बार, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी इस कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो फिर तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका समाधान निकालूंगा आपके सामने। ये 24वां क्वेश्चन था, अपना लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश करके पेपर दिया गया था, लेकिन आपने भी बहुत ही मेहनत की थी। आज मेहनत का जो परिणाम था वो आपको आज प्रदर्शन करना था, उस मेहनत के परिणाम का। आपका पेपर कैसा गया और जो कौन से उत्तर गलत हो रहे हैं, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।